नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। हिंदी साहित्य व व्याकरण संबंधी तैयारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, कोई भी सुझाव कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य ही आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं साथियों। तो चलिए, आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उसको पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवरदाई ने लिखा है उससे संबंधित कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे साथियों। ये पूरा वीडियो देखिए, यदि पढ़ रखा है पहले से टॉपिक तब भी देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कुछ बातें अछूती रह गई हों। तो मिश्र बंधुओं ने लिखा है, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। तो यह नोट डाउन कर लीजिए यदि आपने नहीं लिखा है। मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा, क्या कहा कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं चंद्रवरदाई के बारे में? वो कहते हैं कि ये हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, उनका भी यही विचार था। आगे रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं इसके बारे में वो संक्षिप्त में हम जान लेते हैं। पृथ्वीराज रासो हिंदी की अपनी महाकाव्य परंपरा की बड़ी उपयुक्त प्रस्तावना है। हिंदी का चरित्र पहली बार बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना के दोनों स्तरों पर इसमें निखर कर आया है। आगे बच्चन सिंह का पॉइंट लेना भी यहाँ महत्वपूर्ण बन जाता है। वो क्या कहते हैं कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। अगला तथ्य, इसमें रासो काव्य के साथ साथ चरित काव्य, कथा काव्य, आख्यायिका आदि के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। आगे क्या कहा गया है इसके बारे में, इसका सबसे बड़ा सर्ग कनवज युद्ध है। इसका सबसे बड़ा समय, इसके सर्गों को समय कहा गया है। सबसे बड़ा सर्ग कनवज युद्ध है। इसे इस ग्रंथ का मूल कथानक भी माना जाता है। आगे साथियों, कयमास बध नामक खंड में मंत्री कयमास के कामांध हो जाने, मतलब कामावस्था में अंधा हो जाना, और इस कारण पृथ्वीराज का उसका वध करने को कथानक वर्णित करता है। ठीक है, कथानक यही वर्णित है यहाँ पर। ठीक है, एक तो कयामस वध इस खंड में, इस सर्ग में कयामस मंत्री जो है वो काम में अंधा है, और दूसरा पृथ्वीराज का उसका वध करने की कथा इसमें वर्णित है। आगे साथियों, पृथ्वीराज का रचना काल और मूल रूप सर्वाधिक विवादित रहा है। वो तो पता ही है आपको, कोई इसको प्रमाणिक मानता है, कोई अर्ध प्रमाणिक, तो कोई अप्रमाणिक। प्रमाणिक क्या है साथियों? प्रमाणिक होता है सत्य, ठीक है, कि हाँ असली। अर्ध प्रमाणिक आधा सत्य आधा असत्य, और अप्रमाणिक मतलब पूरी तरह से वास्तविक ना होना। ठीक है, तो प्रमाणिक जो मानते हैं पृथ्वीराज रासो को, पहले उनको देख लेते हैं। मिश्र बंधु, श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टोड ये प्रमाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा ये अर्ध प्रमाणिक मानते हैं इसे पृथ्वीराज रासो को। आगे डॉक्टर बुल्लर, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये इसे अप्रमाणिक मानते हैं। पता होगा आपको, नहीं पता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे साथियों, इस विवाद से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार से हैं। जो इस विवाद है अप्रमाणिक, प्रमाणिक और अर्ध प्रमाणिक से संबंधित। सर्वप्रथम डॉक्टर बुल्लर ने 1875 ईस्वी में जयानकृत पृथ्वीराज विजय संस्कृत भाषा के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित कर दिया। ठीक है, डॉक्टर बुल्लर का अपना मानना है। आगे मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या के अनुसार इसकी तिथियों में वास्तविक तिथियों से 90 से 91 वर्षों का अंतर सायास किया गया है। इस प्रकार इन्होंने आनंद संवत की परिकल्पना की। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसकी रचना को शुकी संवाद में हुई थी। मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि पृथ्वीराज की जो रचना है, पृथ्वीराज रासो,
ठीक है। चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो शुक शुकी संवाद में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। ठीक है, जिन सर्गों में यह शुक शुकी संवाद शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए। प्रक्षिप्त क्या होता है साथियों? प्रक्षिप्त होता है सीखा हुआ, ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड एक प्रकार का। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, मतलब वही अच्छे सबसे अच्छे हैं जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं। आगे आगे है आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में लिखा है। क्या लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? काव्य ग्रंथों की कथा परंपरा को लक्ष्य करके कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। ये प्रश्न भी हम पूछ चुके हैं। ये प्रश्न हमने लाया था अपनी एक MCQs वाली वीडियो में कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में कहा था। आगे साथियों, पुरातन प्रबंध संग्रह है, ये एक पुस्तक है। इस ग्रंथ के कुछ छंद संग्रहित हैं जिसमें इसकी प्राचीनता प्रमाणित होती है। मतलब जो पुरातन प्रबंध संग्रह एक ग्रंथ है, इसमें पृथ्वीराज रासो के भी कुछ ग्रंथ संग्रहित हैं। और हमारा अंतिम पॉइंट है शुक्ल जी के अनुसार कि माना कि रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में भी जैसे बोले कि काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं में बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जाली ग्रंथ भी रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा है। इसके अलावा बूलर ने भी कहा है। ठीक है साथियों, तो ये रही जानकारियाँ जो आपके सामने मैंने रखी और बहुत जल्द और बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ रखेंगे। बिल्कुल संक्षिप्त जानकारियाँ लिख लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।